फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से मैं आशीष पांडे आपका स्वागत करता हूं आपकी अपनी क्लास ट्रिक टॉक क्लासेस पे, जहां पर हर उस तरह की क्लास मिलती है जो एग्ज़ाम में आने वाले पॉइंट्स हैं, एग्ज़ाम के हिसाब से प्रिपरेशन होती है और जो लोग डिमांड करते हैं कि हाँ उस टॉपिक में उन्हें दिक्कत आ रही है, उस टॉपिक की क्लास ट्रिक के माध्यम से बना दी जाती है। ठीक है, शिक्षक भर्ती हो या यूपी ट्रिपल एस सी हो, एस आई आर ओ, ए आर ओ, कोई भी तरह का एग्ज़ाम हो, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सारे टॉपिक को कवर करना है, यही एकमात्र लक्ष्य है इस चैनल का। तो इस लक्ष्य में अपना सहयोग दीजिए और जितना हो सके इसको शेयर और सब्सक्राइब करिए। और बाल विकास की भी सीरीज चल रही थी जिसमें पिछली कई क्लासेस हो चुकी थी। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब भी सुपर टेट रीट आने वाला रीट है और उसके बाद जो सी टेट का एग्ज़ाम है, यूपी टेट है या कहीं का भी टेट हो शिक्षक भर्ती में, इससे ये ऐसा टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आना ही आना है और कन्फ्यूज़न बहुत है इसमें। तो सारी कन्फ्यूज़न दूर होगी। बने रहिए क्लास के साथ अंत तक। मैंने पहले बताता हूँ, डिटेल पहले ट्रिक बाद में, क्योंकि डिटेल जानेंगे तो ट्रिक भी काम करेगी। हर जगह जुगाड़ नहीं काम करेगा, पहले कुछ जानना पड़ेगा उसके लिए। तो आइए शुरू करते हैं क्लास। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा इस क्लास से बाहर। बात कर लेते हैं पहले जीन पियाजे के बारे में, जान लेते हैं। कभी कभी पूछ लेता है कि ये क्या है। तो ये जीन पियाजे जो हैं, ये इन्होंने संज्ञानात्मक विकास यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जो एक विकास होता है बच्चों में या लोगों में, उसके बारे में इन्होंने बताया था। संज्ञानात्मक होता है क्या, ये आगे बताते हैं आपको। ये एक मनोवैज्ञानिक थे और आनुवंशिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट थे। ठीक है, और वह सबसे अधिक संज्ञानात्मक विकास के अपने सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध हैं, जो इस बात पर ध्यान देता है कि बचपन के दौरान बच्चे बौद्धिक रूप से कैसे विकसित होते हैं। मतलब बच्चों का, हम लोग का भी जो है सो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, बच्चों का भी होता है। तो कैसे होता है, किस तरीके से होता है, किन चरणों में होता है, स्टेप्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें मिस्टर जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के हैं, इन्होंने बताई थी। ये हैं जीन पियाजे। ठीक, ये हैं मिस्टर जीन पियाजे। बहुत ही अच्छी थ्योरी है इनकी, सैल्यूट है इनको। आइए आगे बढ़ते हैं। इनके सिद्धांत में क्या है कि बच्चों को अक्सर केवल मिनी वयस्कों के रूप में सोचा जाता था। जैसे बच्चे थे तो बच्चों को ये सोचा जाता था कि जो बच्चे हैं ये बड़ों की तरह ही सोचते हैं, लेकिन छोटे, मतलब छोटे लेवल पे सोचते हैं। लेकिन पियाजे ने कहा कि बच्चे जो हैं वो बड़ों की तरह नहीं सोचते, बच्चे जो सोचते हैं वो अलग सोचते हैं, और जो वयस्क हैं यानी कि जो एडल्ट हैं, बड़े हैं, वो अलग तरीके से सोचते हैं। मतलब पियाजे की थ्योरी के पहले ये था कि बच्चे जो कुछ भी सोचते हैं वो जो बड़े सोचते हैं उसका छोटा रूप है ना। लेकिन इन्होंने कहा नहीं, बोथ आर डिफरेंट थिंग, दोनों अलग अलग सोचते हैं। बच्चे अलग अपनी सोच रखते हैं, बड़े अपनी अलग सोच रखते हैं, ये इन्होंने बताया। सबसे पहले संज्ञानात्मक पक्ष यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट का जो एक सीरीज़ होता है, उसका जो साइंटिफिक स्टडी की थी, वैज्ञानिक अध्ययन किया था, वो इन्होंने ही किया था, जीन पियाजे ने। अगर पूछता है कि सबसे पहले किसने जो है साइंटिफिक स्टडी की थी, हाँ, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, तो वो की थी जीन पियाजे जी ने। ठीक, संज्ञान होता क्या है, संज्ञान। अब आप देखिए, कभी आपने न्यूज़ देखा होगा, कहीं भी देखिए कोई घटना घट जाती है, या कभी कभी शिक्षक भर्ती के लोग डिमांड कर रहे हैं, हर जगह धरना दे रहे हैं, तो जब भी शिक्षा मंत्री से बात होती है तो क्या कहते हैं कि मामला हमारे संज्ञान में आ गया है, मामला हमारे संज्ञान में आ गया है, इस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। या आप कहीं देखिए, कहीं कोई घटना घटती है, कोई वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मौके पे सीओ एसआई दरोगा जो भी जाता है, उसकी जब पत्रकार लोग बाइट लेते हैं, उससे पूछते हैं कि सर ये ऐसा ऐसा घटना हुई है, आप क्या कहते हैं, वो भी ये कहता है कि मामला संज्ञान में आया है, मेरे प्रकाश में आया है, उचित कार्रवाई की जाएगी। तो ये संज्ञान में आना, प्रकाश में आना क्या है, ये संज्ञान में आना, प्रकाश में आना वही चीज़ है कि जो नॉलेज, उसने जो घटना घटी है उसकी नॉलेज अगले के दिमाग में जाएगी, भेजी जाएगी, और वहाँ से वो अपना दिमाग लगा करके उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। बस वही चीज़ यहाँ है कि संज्ञान यहाँ पर कि प्राणी का वह व्यापक और स्थायी ज्ञान जिससे वह वातावरण, उद्दीपक जगत, बाह्य जगत के माध्यम से ग्रहण करता है। यानी कि जैसे कि घटना घटी तो मंत्री तक कौन बताएगा, बाहरी लोग बताएंगे ना, मंत्री थोड़ी घटना पे जाएंगे, उनको उनके नीचे के अधिकारी बताएंगे। तो उनको उससे क्या होगा, ज्ञान होगा। जब उससे वो ज्ञान होगा तब वो उस पर कुछ कार्रवाई करेंगे। वही सेम चीज़ यहाँ पर है कि जो बच्चे हैं वो जो अपने वातावरण, एनवायरनमेंट से, उद्दीपक जगत यानी कि स्टिमुलेशन, वो होता क्या है, कोई भी वस्तु जिसको छू करके, देख करके वो उसकी प्रतिक्रिया कर सकें, उसको जान सकें। ठीक है, और बाह्य जगत यानी कि बाहर के लोग जो भी है, वहाँ से बच्चा जो भी कुछ ग्रहण करता है वही उसका संज्ञान है कि नहीं। बाहर से मिलने वाला ज्ञान ही उसका संज्ञान है या कॉग्निटिव कहलाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। इन्होंने कुछ चीज़ें बताई थी, एक तो समस्या समाधान के बारे में बताया था,
फिर संप्रत्ययीकरण के बारे में बताया था, यानी कि विचारों का निर्माण, यानी कि आइडियाज़ का जो है आइडियाज़ बिल्डिंग कैसे होती है ये बताया था। प्रत्यक्षण बताया था, यानी कि देख कर सीखना इन्होंने कहा था। और कुछ मेंटल क्रियाएं थीं उनको बताया था, या क्रियाएं परस्पर अंतः संबंधित होती हैं। इन्होंने बताया कि समस्या समाधान, विचारों का निर्माण और प्रत्यक्षीकरण यानी देखकर सीखना, ये सारी चीज़ें एक दूसरे से परस्पर अंतर संबंधित होती हैं, मतलब एक दूसरे से रिलेटेड हैं। कैसे? जैसे कि मान लीजिए कोई प्रॉब्लम है तो उसका बच्चा समाधान करेगा, ठीक। तो जब उसका बच्चा समाधान किया, सपोज करिए कि जैसे कि बच्चे को गर्मी लग रही है, तो अब बच्चे को क्या करना है? छोटे बच्चे हैं, उनको नहीं पता क्या करना है, उनको इतना पता है कि हाँ पानी में जाएंगे तो ठंडक लगेगी और गर्मी दूर हो जाएगी। तो जब वो पानी में गए, गर्मी दूर हो गई, तो उन्होंने अपने विचार को बनाया कि हाँ यार कुछ ठंडी चीज़ जो होती है वो गर्मी को ख़त्म करती है, ठीक। और उन्होंने जब ये किया तो करके सीख लिया। यानी कि जब वो छोटे बच्चे, आप देखिए ना, जो छोटे छोटे बच्चे होते क्या करते हैं, वो मानते नहीं हैं। किसी के भी घर में बच्चे होंगे, वो बच्चे मानेंगे नहीं, उनको पानी से बहुत लगाव है। उनको क्या कहते हैं, वाटर, उनको समझो एक तरह से वाटर फोबिया नहीं, वाटर लव है। उनको वाटर लव है। क्यों है? वो जहाँ आप देखिए थोड़ा सा मौका पाएंगे, चले जाएंगे नल के पास, वहाँ टोटी खोल देंगे, उसमें घंटों हाथ धुलते रहेंगे, घंटों मुंह धुलते रहेंगे। क्यों? क्योंकि उनको ठंडा ठंडा लगता है, अच्छा लगता है। तो ये वही चीज़ है, इसमें वो अपनी समस्या का समाधान भी कर रहे हैं, मतलब गर्मी से निवारण भी कर रहे हैं अपना। उसके बाद अपना आइडिया भी बना रहे हैं कि हाँ ठंडी चीज़ जो है गर्मी को ख़त्म करती है, और उसके बाद वो उसको कर रहे हैं, मतलब गए टोटी खोल के उसमें जो है नीचे बैठ के नहाने लगे। तो ये तीनों चीज़ एक दूसरे से क्या है, को रिलेटेड है, यही जीन पियाजे ने कहा था। और क्या कहा था इन्होंने? कॉग्निटिव जो एस्पेक्ट है उस पर फोर्स करते हुए कहा था, उस पर बल देते हुए कहा था कि क्या कहते हैं, संज्ञानात्मक पक्ष पर बल देते हुए संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इसीलिए जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। क्योंकि इसलिए मैं कह रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि सब जानते हैं कि जीन पियाजे किस लिए फेमस है, संज्ञानात्मक विकास के लिए फेमस है। लेकिन अगर एग्जामिनर का मूड बदला, हाँ, और पेपर बनाने से थोड़े देर पहले ही अगर पत्नी से लड़ाई हो गई उसकी किसी बात पे, तो पक्का है कि वो ये नहीं पूछेगा कि जीन पियाजे किस चीज़ के लिए फेमस है। वो गुस्सा निकालेगा पेपर पे, भोले भाले प्रतियोगी छात्रों पे, और ये पूछ लेगा कि विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, और उसी में सब बच्चे फंस जाएंगे। तो आप दोनों चीज़ जानिए। वो तो सबको पता है, वो तो जग जानता है कि हाँ वो संज्ञानात्मक विकास के लिए है, लेकिन विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कौन है, ये जीन पियाजे, इसको जानिए। क्योंकि क्या पता एग्जामिनर का किस बात पे पत्नी से झगड़ा हो जाए, और झगड़ा होना तो आम बात है, झगड़ा ना हुआ तो फिर रिश्ता कैसा। आइए आगे बढ़ते हैं। इन्होंने कहा था कि विकासात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत शुरू से अंत तक, अर्थात प्रेगनेंसी के दौरान से वृद्धावस्था तक अध्ययन किया जाता है। इन्होंने कहा था कि जो विकास है, संज्ञानात्मक विकास, वो प्रारंभ होता है गर्भावस्था से, यानी कि प्रेगनेंसी से, जब बच्चा माँ के पेट में आता है। उन्होंने कहा था कि जो शैशवावस्था यानी इन्फेंसी पीरियड से स्टार्ट हो करके या फुल लाइफ टाइम चलता है ना। इट बिगन्स फ्रॉम इन्फेंसी पीरियड टू लाइफ टाइम, ठीक है, टिल लाइफ टाइम तक चलता है ये। उसके बाद जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास इन्होंने 4 स्टेप्स में बताया है बच्चों के लिए। आइए जान लेते हैं, चारों स्टेप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसकी ट्रिक आगे है वो आपको बताऊंगा, लेकिन पहले डिटेल, ठीक है। पहला है कौन सा, संवेदी पेशीय अवस्था या इंद्रिय जनित अवस्था, जो कि 0 से 2 होती है, ठीक, 0 से 2 होती है। इसको बोलते क्या है, इसको बोलते हैं संवेदी पेशीय अवस्था को, इसको बोलते हैं इंग्लिश में सेंसरी, ठीक है। सेंसर एक होता है ना, सेंसर, आपने देखा होगा कहीं भी किसी होटल में या कहीं मॉल में जाते हैं तो एक सेंसर लगा होता है, एक गेट होता है ऑटोमेटिक, जैसे ही आप जाएंगे बिना छुए खुल जाएगा, और जैसे आप अंदर चलेंगे बिना छुए बंद हो जाएगा, मतलब नो कांटेक्ट, लेकिन दरवाज़ा गेट जो है खुला और बंद हुआ। क्यों? क्योंकि वो सेंसर लगा है। तो वैसे यहाँ पर ही बच्चों में भी कुछ सेंसर होते हैं। तो सेंसरी मोटर स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज इसको इंग्लिश में बोलते हैं। जान लेते हैं इसके बारे में क्या है। जैसे कि जन्म के समय शिशु वह जगत के प्रति अनुभवी होता है। जब बच्चा भाई दुनिया में पहली बार आता है तो कुछ नहीं जानता है। मैंने शैशवावस्था में पढ़ाया था आपको कि वो सब कुछ जानने की कोशिश करता है, वो सबसे ज़्यादा जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है ना। ही वॉन्ट्स टू नो एवरीथिंग, सब जानना चाहता है, क्योंकि वो भाई जहाँ था इससे पहले उसको कुछ पता ही नहीं था। अब जब वो बाहर आया सब जानने की कोशिश करेगा। तो धीरे धीरे वह आयु के साथ अपनी संवेदनाएं और शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से बाह्य जगत का ज्ञान ग्रहण करता है। जैसे कि मान लीजिए सहज क्रिया, सहज क्रिया करता है ना। सहज क्रिया क्या होती है? जैसे अपना हाथ हिलाना, भूख लगी हो तो रोना, ठीक है,
कोई डांट दे तो रोना, उसके बाद कुछ अच्छा देख ले तो मुस्कुराना, ये सारी चीज़ें सहज क्रिया हैं। तो ये उसकी सेंसर से जुड़ी होती, इंद्रियों से, यानी कि कौन कौन सी इंद्रियां हैं, मैंने बताया था पिछली क्लास में। क्या कहते हैं, आँख है, कान है, नाक है और मुंह, ये चारों चीज़ है। तो जो 0 से 2 साल के बच्चे होते हैं वो इन्हीं इंद्रिय जनित अवस्था में होते हैं, बस यही 4 चीज़ों का प्रयोग करके कुछ भी जो कर पाते हैं, यानी कि सहज क्रिया करते हैं। ठीक है, वृत्तीय क्रियाएं करते हैं। कौन सी क्रिया करते हैं, वृत्तीय क्रियाएं करते हैं। वृत्तीय क्रिया का मतलब यानी कि रिपीट करते हैं, रिपीट, कोई भी चीज़ बोलेंगे उसको बार बार रिपीट करेंगे, कोई भी चीज़ सुन लेंगे उसी को रिपीट करेंगे। बुआ बोलेंगे तो बुआ 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 बुआ, इतना बुआ बोल देंगे कि बुआ घर चली आएंगे मिलने के लिए, है ना। तो ये होता है कि रिपीट करते हैं, यानी कि वृत्तीय क्रिया करते हैं। मैं आपको एग्जाम पॉइंट बता रहा हूँ, एग्जाम में ऐसे पूछेगा कि सहज क्रिया किस पीरियड में होता है, पियाजे के, तो बताना पड़ेगा आपको कि हाँ संवेदी पेशी अवस्था यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज में होता है। उसके बाद क्या करते हैं बच्चे, वृत्तीय क्रिया यानी कि जो बोलते हैं उसको बार बार रिपीट करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, टच थ्रू टॉयज, मतलब कि खेल को खिलौनों से खेलते हैं। खिलौनों से खेलते हैं यानी कि हाथ पैर को चलाते हैं, है ना, हाथ पैर को चलाते हैं। पेशी यानी कि अपने मसल का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद कॉपी करते हैं, कुछ ना कुछ कॉपी करेंगे। 8 से 12 महीने के बच्चे नकल करेंगे, जो कोई बोलेगा उसी को दोहराएंगे। अगर किसी ने बोला पापा तो वही बोलेंगे पापा, और किसी ने बोला चाचा तो वही बोलेंगे चाचा। और उसके बाद ट्रायल एंड एरर, जो कि थार्नडाइक ने बताया था, वो भी इसमें करते हैं। यानी कि कुछ करेंगे, उसको गलती करेंगे, फिर उसको सुधारेंगे, कुछ गलती करेंगे फिर उसको सुधारेंगे। और इसी पीरियड के लास्ट में उन लोगों की थिंकिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है। ये है आपका संवेदी पेशीय अवस्था, इसको आप जान लीजिएगा। सहज क्रिया, वृत्तीय क्रिया यानी कि रिपीट करना, सहज क्रिया यानी कि नेटिव प्रोसेस। उसके बाद टच थ्रो टॉयज, खेलना खिलौने से, नकल उतारना, प्रयास और त्रुटि, और थिंकिंग, ये होता है आपका संवेदी पेशीय अवस्था में। वही बताया ना, इसमें वस्तुओं को देखकर, सुनकर, स्पर्श करके, गंध के द्वारा, स्वाद के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करता है, छोटे छोटे शब्दों को बोलता है। और अगर कोई घर पे मेहमान उहमान आता है तो मुस्कुरा करके उनका स्वागत करता है। लेकिन अगर अपरिचित कोई आ गया तो कहेगा लंगड़ू के अब्बा आ गए, और देख करके भाग जाएगा, ठीक है, डर जाएगा। फिर दूसरा क्या है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी कि 2 से 7 वर्ष की। इसमें क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज यानी कि पॉस, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्री ऑपरेशन स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या प्राक संक्रियात्मक भी बोलते हैं इसको, प्राक, ठीक है, प्राक। आइए इसके बारे में जान लेते हैं क्या क्या पॉइंट है। इसमें जो प्राक संक्रियात्मक अवस्था है ये 2 तरीके से, एक तो 2 से 4, ठीक, और दूसरा है 4 से 7। अब 2 से 4 में क्या होता है, 2 से 4 में क्या होता है, वो संकेत चिन्ह के इशारों से, ठीक है, वो जानता है सारी चीज़ों को। वो निर्जीव को सजीव समझता है, निर्जीव को सजीव समझेगा, ठीक है। अब जैसे सूरज है, अब वो रोड पे चल रहा है बच्चा, रोड पे बच्चा चल रहा है, यहाँ सूरज है, बच्चा जितना आगे जा रहा है सूरज भी उतने आगे जा रहा है, उसको ये लगेगा कि ये उसका पीछा कर रहा है, ये उसको पीछा करेगा, यानी कि अभी उसको उसकी समझ नहीं है। तो ये है आपका प्राक संक्रियात्मक में, ठीक है। ईगो सेंट्रिक होगा, जो भी कुछ करेगा अपने बारे में करेगा, अपने लिए ही सोचेगा, ठीक है। सूर्य पीछे चलेगा तो बालक को लगेगा कि वो उसका पीछा कर रहा है। तो ये क्या है, 2 से 4 की अवस्था, यानी कि इसी में होता है। अगर पूछ ले कि बच्चा ईगो सेंट्रिक कब होता है, तो इसी पीरियड में होता है, पूर्व संक्रियात्मक में। उसके बाद जो आपका 4 से 7 वाला है, 4 से 7 वाला साल तक ये जो है अपना तार्किक व्यवहार, कुछ ना कुछ रीजनिंग करने लगता है, ठीक है। 4 से 7 तक ये प्लस माइनस डिवाइड और इनटू यानी कि धन जोड़ गुणा भाग, इतना वो सीख जाता है, ठीक है, इतना वो सीख जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपने इससे ये कहा कि 3 × 3 करो, तो ये बता देगा कि 9, ठीक, 3 × 3 ये 9 बता लेगा। लेकिन अभी आप कह दो कि 9 को आप 3 से भाग, तो ये नहीं बता पाएगा। यानी कि इसके अंदर पलटावी गुण नहीं होता है। पलटावी गुण यानी कि मैं बता रहा हूँ, जैसे कि आपने 3 × 3 इससे पूछा, इसने बता दिया 9। अब आप यही करिए, बोलिए इससे कि 9 को 3 से भाग करो, तो क्या आएगा, 3 आएगा। लेकिन ये इसको नहीं बता पाएगा क्योंकि इसके अंदर पलटावी गुण नहीं होता है। जैसे कि अगर इससे कह दें कि 2 + 3 = 5, तो अगर इससे पूछो 3 + 2 क्या होगा, नहीं बता पाएगा। कुछ ही आंसर दे पाएगा, कुछ आंसर नहीं देगा, वही तुरंत कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक। तो ये होता है आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। जैसे खिलौनों की आयु इसको कहा जाता है, खिलौनों की आयु कहा जाता है इसको, ठीक है। गिनती, गिनना, रंगों को पहचानना, वस्तुओं को क्रम से हल्का भारी इतना सब भी जान जाता है। अनुकरण के माध्यम से खिलौने के साथ खेलता है, ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। माता पिता की आज्ञा मानेगा, ठीक है, पूछने पर नाम बता देगा,
बता देगा। किसी के घर में बच्चों के सब जानते होंगे कैसे बच्चे बताते, चाहे तुतला के ही बताएं। अगर कोई पूछे क्या नाम बेटा, अब किसी का नाम प्रारब्ध है तो बता देगा कि हाँ प्रारब्ध है। नहीं होगा तो ये बता देगा, किसी अपने पापा का नाम लेगा कि इनका मैं बाबू हूँ, इतना ही बता देगा। कुछ ना कुछ वो बताएगा ज़रूर, ऐसा नहीं कि नहीं बताएगा। उसको ये पता है कि हाँ उससे क्या पूछा जा रहा है। तो ये जो है ये प्राक संक्रियात्मक प्री ऑपरेशनल स्टेज में ही होता है, ठीक है। और कोई तर्क वितर्क नहीं कर पाता, इसीलिए इसको अतार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। वस्तु स्थायित्व बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार पूछा गया है। वस्तु स्थायित्व का भाव जागृत हो जाता है ना। जैसे कि निर्जीव वस्तुओं में भी सजीव चिंतन करने लगता है। जैसे निर्जीव है, अभी कोई खेल है, सपोज करिए कोई उसको क्या कहते हैं प्ले दे दीजिए आप खेलने के लिए, रोबोट बैटरी लगा करके दे दीजिए, अब वो चलने लगेगा तो वो समझेगा कि ये क्या कहते हैं सजीव है, यानी इसके अंदर जान है, जबकि होता वो निर्जीव है। लेकिन वो चिंतन करता है, इस चीज़ को सोचता है, इसी को जीववाद बोलते हैं, इसी को जीववाद बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है वस्तु स्थायित्व, मोस्ट कई बार पूछा गया, सीटेट यूपीटेट सीटेट में बहुत बार पूछा गया, ठीक है। अनुकरण करता है, ठीक। और अहमवादी मैंने आपको बताया ईगोसेंट्रिक होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है वस्तु स्थायित्व, यानी कि निर्जीव को सजीव समझता है और इसे जीववाद कहते हैं। थर्ड स्टेज है आपकी स्थूल आब्लिक मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या फिर ठोस संक्रियात्मक अवस्था। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट का मतलब आपको पता ही है सीमेंट, ठीक भाई। सीमेंट और कंकड़ पत्थर सीमेंट डाल करके ही तो घर मजबूत बनता है, तो बस कंक्रीट से आप समझिए मूर्त अवस्था, ठीक। इस अवस्था में बच्चा क्या करता है, जो देखेगा वही सीखेगा। अगर इसको कुछ भी सिखाना है तो इसको दिखाना पड़ेगा। अगर आपको बताना है कि बेटा स्पाइडरमैन होता है तो आपको स्पाइडरमैन की ड्रेस लानी पड़ेगी, आपको स्पाइडरमैन के टॉयज़ खिलौने लाने पड़ेंगे, है ना। वो सारी चीज़ें उसको मूवी वो दिखानी पड़ेगी, तभी वो जान पाएगा। ये अप्रत्यक्ष रूप से कुछ भी नहीं देखता, जो आप दिखाएंगे वो देखेगा। और हाँ, रीजनिंग इसकी जो है रीजनिंग थिंकिंग चालू हो जाती है, यानी तार्किक चिंतन शुरू हो जाता है, ठीक है। लेकिन केवल प्रत्यक्ष वस्तुओं तक सीमित रहता है। जो आप देखेगा वही वो समझेगा, उसी पे तर्क वितर्क करेगा। जो नहीं देखेगा उस पर बिल्कुल भी नहीं करेगा, ठीक है। और इसमें पलटावी गुण आ जाएगा, पलटावी गुण आ जाएगा इसमें जो है पलटावी गुण, ये वही बहुत इंपॉर्टेंट है। पलटावी गुण पूछता है एग्जाम में, इसमें आ जाएगा। अगर आप इसमें पूछेंगे कि 3 × 3 क्या होता है तो 9 भी बता देगा, और 9/3 क्या होता है तो 3 भी बता देगा। ये इसमें आ जाएगा पलटावी गुण, ठीक। अगर आप इससे पूछेंगे कि भारत की राजधानी क्या है तो ये दिल्ली बता देगा। अब अगर आप पूछेंगे दिल्ली किसकी राजधानी है तो ये भारत बता देगा। बस यही है पलटावी, मतलब क्वेश्चन कहीं घुमा के पूछेंगे तो आंसर दे देगा, और क्वेश्चन घुमा के पूछेंगे तो आंसर नहीं दे पाएगा। किसमें? पूर्व संक्रियात्मक यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज में नहीं दे पाएगा, और मूर्त वाले में आंसर दे देगा, ठीक। इसीलिए इसे मूर्त चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें बच्चा जो है दिन तारीख समय महीना ये सब बताने लगेगा। इसमें पलटावी अवस्था मैंने आपको बता ही दिया कि आ जाएगी, घुमा के क्वेश्चन पूछेंगे तब भी उसका आंसर दे देगा, है ना। ये मैंने आपको बता ही दिया है। और तार्किक चिंतन जो है वो प्रारंभ हो जाएगा। लास्ट स्टेज क्या कहती है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या फॉर्मल, ठीक है, फॉर्मल स्टेज बोलते हैं इसको बोलते हैं स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन, स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन। तो इस अवस्था में क्या होता है कि बच्चे जो है वो अगर कुछ देखेंगे तो चिंतन तो शुरू कर दिया उन्होंने मूर्त में। इसमें क्या होता है, बच्चे कुछ नहीं भी देखेंगे तब भी जो है चिंतन चालू कर देंगे, अपना तर्क कर लेंगे। इसको ये बाल्यावस्था में आती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि वो सोचेंगे, थिंक करेंगे और प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। जैसे कि अब इसमें क्या है, जो बच्चे होते हैं उनको उनकी जो एजुकेशन लेवल है, जैसे उनको शिक्षा दी जाती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत डिपेंड करती है। जैसे कि अगर कोई बच्चा है वो आईआईटी में पढ़ रहा है, आईआईटी में या नीट की तैयारी कर रहा है, तो उसका जो फॉर्मल मेंटल ऑपरेशन जो होगी उसमें जो विकास होगा वो बहुत अच्छा होगा, मतलब उसका विकास जो है बहुत अच्छा हो जाएगा, टॉप क्लास का हो जाएगा। लेकिन अगर वही पढ़ाई उसकी ख़राब होगी, मतलब इस एज पे बच्चे के लिए बहुत ध्यान रखना पड़ता है। सभी गार्जियन इस एज पे अपने बच्चों को बहुत ध्यान रखते हैं कि अच्छे स्कूल में डालें, अच्छी एजुकेशन हो, अच्छा एनवायरनमेंट हो, वरना बड़ा ख़राब प्रभाव पड़ेगा। अगर अच्छा माहौल मिलेगा तो शिक्षा का स्तर भी अच्छा होगा। अगर ख़राब माहौल मिलेगा, ख़राब हो गया स्कूल, पढ़ाई लिखाई वहाँ नहीं हो रही है, तो वहाँ पर बच्चे का ख़राब विकास भी होगा, अच्छा नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर जो चिंतन होता है वो तार्किक चिंतन होता है, इसीलिए इसको तार्किक चिंतन की व्यवस्था कहते हैं, क्योंकि इसमें बच्चा जो है तर्क करने लगता है। इसमें मानसिक योग्यताओं का पूर्ण विकास हो जाता है ना। और अमूर्त चिंतन आ जाता है। अमूर्त चिंतन
इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये कि बच्चा कुछ नहीं भी देखेगा फिर भी कुछ सुनेगा तो भी उसके बारे में वो अपना कॉन्सेप्ट बना लेगा, ठीक है, वो भी अपना कॉन्सेप्ट बना लेगा। अब ये तो आपके स्टेज हो गए सारे, ठीक है, ये ख़त्म हो गया। अच्छा एक चीज़ बता दूं, ये जो आपका औपचारिक है ये शिफ्टिंग पीरियड हो, इसको शिफ्टिंग पीरियड बोलते हैं, शिफ्टिंग पीरियड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें अगर बच्चे को गुड गाइडेंस नहीं मिली तो बच्चा बर्बाद हो जाएगा, और अगर गुड गाइडेंस यानी अच्छा दिशा निर्देश मिल गया तो बच्चा बन जाएगा। यानी कि बहुत ये तराजू में समझो कि थाली के बैगन वाली अवस्था है, बैगन बीच में है, अच्छी तरफ जाएगा तो अच्छा, खराब तरफ जाएगा तो खराब, ये होता है। तो ये स्टेज आपकी ख़त्म हो गई। जीन पियाजे ने बुद्धि की को जीव विज्ञान के स्कीमा के भांति बदला, ठीक है, और बुद्धि की एक नवीन व्याख्या प्रस्तुत की। इन्होंने आत्मीकरण, समंजन, संतुलन, स्कीमा ये शब्द को का प्रयोग किया, जो कि ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कीमा क्या होता है, आत्मीकरण क्या होता है, सामंजस्य क्या होता है, समायोजन क्या होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ अभी आपको मैं बता रहा हूँ आगे। बहुत इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं, क्लास पूरी देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में यही पॉइंट्स आते हैं पियाजे से। स्कीमा होता क्या है? स्कीमा होता है कि वातावरण द्वारा अर्जित संपूर्ण ज्ञान का संगठन। जैसे कि हम अपने इन्वायरमेंट से कुछ भी सीख रहे हैं, ठीक, कुछ भी सीख रहे हैं। हम एक बार टूर पे गए, हमने नदी देखा, हम दूसरी बार टूर पे गए, हमने झरना देखा, हम तीसरी बार टूर पे गए, हमने पर्वत देखा, हम चौथी बार टूर पे गए, हमने जंगल देखा, और हमने सबको इकट्ठा कर लिया और ये कॉन्सेप्ट बना लिया कि हाँ ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें एक तरह की ज्योग्राफी की चीज़ें हैं, एक भौगोलिक ज्ञान है किसी भी क्षेत्र का, और ये सारी चीज़ें धरती पे हैं। तो ये हमने सब थोड़े थोड़े ज्ञान को इकट्ठा करके एक कलेक्टिव नॉलेज बना ली, इसी को स्कीमा बोलते हैं, ठीक है। ट्रिक मैं बता रहा था, ट्रिक ये है चारों स्टेज याद करने की, कि एसएमएस आया पोस्ट ऑफिस से कि कंक्रीट आ गया है, आके फॉर्मेलिटी पूरी करो। मतलब एसएमएस आया है पोस्ट ऑफिस से कि भैया कंक्रीट आ गया है, यानी सीमेंट आ गई है, आके ले जाइए, फॉर्मेलिटी पूरी करिए, ये है इसकी ट्रिक। तो एसएमएस मैंने आपको बता ही दिया था क्या होता है, सेंसर वाला यानी सेंसरी मोटर, है ना, स्टेज। यानी कि पहला स्टेज क्या है, ज्ञानात्मक स्टेज या संवेदी पेशीय स्टेज। दूसरा पोस्ट मैंने आपको बताया था, ये था आपका पोस्ट ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि प्राक संक्रियात्मक या पूर्व संक्रियात्मक, ये हो गया पोस्ट। कंक्रीट मैंने आपको बता ही दिया, ये मूर्त बता दिया मैंने आपको, कंक्रीट था, मूर्त अवस्था। और उसके बाद फॉर्मेलिटी आपको मैंने बताया, फॉर्मेलिटी यानी कि औपचारिकता निभाना, यानी कि ये हो गई औपचारिक वाली आपकी चौथी अवस्था। तो ये ट्रिक है आपकी, एसएमएस आया पोस्ट ऑफिस से कि कंक्रीट आ गया है, आके ले जाओ, फॉर्मेलिटी पूरी करो। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे एग्जाम में आ जाता है पियाजे से, स्कीमा मैंने बता दिया कि तरह तरह के ज्ञान इकट्ठा करके एक कलेक्टिव नॉलेज बना लिया, एक कलेक्टिव ज्ञान बना लिया, उसी को स्कीमा कहते हैं, ठीक है। यानी कि जो मेंटल स्ट्रक्चर है उसका जनरलाइजेशन कर दिया, उसका सामान्यीकरण कर दिया, यानी कि हमारे दिमाग में कई चीज़ें फीट थी, अलग अलग नॉलेज थी, हमने सबको एक में जोड़ा और एक कलेक्टिव ज्ञान बना लिया। विकेंद्रण यानी कि डिसेंटरिंग क्या होता है, विकेंद्रण यानी कि डिसेंटरिंग जो होता है, इसको बोलते हैं रियल थिंकिंग। रियल थिंकिंग का मतलब होता है यथार्थ चिंतन। जैसे कि अभी किसी भी प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है तो हम किसी भी हद तक जाएंगे। जैसे कि अगर हमें नदी से, ज़मीन से पानी निकालना है तो तब तक बोरिंग चलेगी, समरसेल की, जब तक पानी नहीं आ जाएगा, रिजल्ट नहीं आ जाएगा। तो बस वही सेम चीज़ है कि जब तक बच्चा वहाँ तक, उस हद तक सोच लेगा जहाँ तक रिजल्ट आ जाए, उसी को, किसी समस्या का रिजल्ट आ जाए, उसी को विकेंद्रण या डिसेंटरिंग बोलते हैं। दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तीसरा टॉपिक पियाजे के यही 5 पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आते हैं। पाँचवा स्कीम्स यानी कि पैटर्न, जैसे कि दोहराना, रिपीटेशन ऑफ सेम पैटर्न। जैसे कि बच्चा है, वो स्कूल जा रहा है ना, तो डेली सुबह मोजा पहनेगा, जूता पहनेगा, टाई पहनेगा, बेल्ट पहनेगा, और पैंट शर्ट तो पहनेगा ही पहनेगा, है ना, इतना भी बदतमीज बच्चा नहीं है। तो होगा क्या, उसी पैटर्न को डेली दोहरा रहा है, तो इसी को बोलते हैं बच्चे का स्कीम्स, कि हाँ बच्चे को पता है कि हमको स्कूल ड्रेस में डेली ही जाना है, ठीक, एक पैटर्न को फॉलो करना। उसके बाद मानसिक क्रिया क्या होती है, मानसिक क्रिया होती है मेंटल ऑपरेशन, यानी कि प्रॉब्लम आई, उसके बाद उसको सॉल्व करो। प्रॉब्लम आई, उसको सॉल्व करने के लिए बच्चे ने सोचना शुरू किया, वही है उसकी मानसिक क्रिया। और संज्ञानात्मक संरचना क्या होती है, अ सेट ऑफ मेंटल एबिलिटी, मतलब कि बच्चे के मानसिक
क्षमता, बच्चों को जो मानसिक विकास है उसकी एक क्षमता होती है, हर बच्चे में अलग अलग होती है, तो उसी के जो सेट होता है उसी को जो बोलते हैं कॉग्निटिव स्ट्रक्चर या संज्ञानात्मक संरचना बोलते हैं। तो ये 5 पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके, ठीक है, 5 पॉइंट। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद और एक पॉइंट है मैच्योरिटी प्लस एक्सपीरियंस, यानी कि परिपक्वता और अनुभव। इसी का जो जोड़ है, इसी को पियाजे ने कहा था कि जो संज्ञानात्मक विकास बच्चों का होता है वो परिपक्वता और अनुभव के मिलन से होता है। एक दूसरे से मिलके ये जो है बच्चे के अंदर संज्ञानात्मक विकास करते हैं। बच्चों के अंदर जो अनुकूलन की भावना होती है, नकल की भावना होती है, ये जन्मजात होती है, यानी कि बाई बर्थ होती है, ठीक, जन्मजात यानी बाई बर्थ होती है। उसके बाद आत्मसातकरण, समायोजन और साम्यधारण, ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो एग्जाम में आते हैं, आना ही आना है। आत्मसातकरण यानी कि एसिमिलेशन। देखिए अब मैं बताता हूँ, जैसे कोई बच्चा है वो किसी नई परिस्थिति में गया, किसी नई परिस्थिति में गया। अब जैसे बच्चा है वो गया, या कोई बड़ा ही मान लीजिए, अभी कोई गया, वो गया किसी ऐसी जगह चला गया जहाँ बहुत गर्मी लग रही है, तो बच्चे ने क्या किया, बच्चे को ये पता है कि वह जो है नहा लेगा तो उसको जो है ठंडी लग जाएगी, ठीक। लेकिन अगर उसने नहा लिया और उसको ठंडी लग गई या उसको जो है टेम्परेचर डाउन हो गया और उससे वो संतुष्ट है, तो फिर क्या करेगा, उसी को वो आत्मसात कर लेगा और ये कहेगा यही सबसे अच्छी चीज़ है, ठीक, यही सबसे अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर बच्चा गया और उसने पुराने पैटर्न को फॉलो किया, तो अगर उसमें वो सक्सेस हो गया तो अपने व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं करेगा या अपने नियम में, ठीक है। तो यही आपका आत्मसातकरण है, ठीक। बच्चे को गर्मी लगी, बच्चा नहा लिया और उसको ये पता है कि नहाने से गर्मी जाती है, इसका मतलब वो कोई नई चीज़, नई ट्रिक नहीं इस्तेमाल करेगा। लेकिन अगर उसको नहाने के बाद भी उसकी गर्मी नहीं गई या उसको ये नहीं लग, जैसे वो नहा के निकला फिर उसको गर्मी लगने लगी, तो वो क्या करेगा, फिर वो चला जाएगा भैया कमरे में चला गया, कूलर चला के या एसी चला के बैठ गया। यानी कि उसने पुराने पैटर्न को छोड़ करके नया पैटर्न फॉलो कर लिया। तो जब नया पैटर्न, मतलब पुराने जुगाड़ से काम नहीं बना तो नया जुगाड़ बना लेना, इसी को बोलते हैं समायोजन। जब काम चल जाए पुराने जुगाड़ से जो आपको पता है, तो होता है आत्मसातकरण या एसिमिलेशन, यानी पुरानी ट्रिक काम कर गई और आपने क्वेश्चन का जवाब दे दिया तो आत्मसातकरण। नहीं काम की तो आपने नया ट्रिक लगाया, उससे सोल्यूशन आ गया, वो है आपका समायोजन, ठीक, वो है आपका समायोजन। और जब ये दोनों, जब जो हैं ये दोनों काम नहीं आए, ना पुरानी ट्रिक ना नई ट्रिक, तब आपने इन दोनों ट्रिक को बीच में मिला करके एक नए तरीके से उस क्वेश्चन को सॉल्व किया, इसी को बोलते हैं साम्यधारण, यानी कि ओल्ड ट्रिक प्लस न्यू ट्रिक, और फिर आपने सोल्यूशन निकाल दिया, उसी को बोलते हैं साम्यधारण। ओल्ड ट्रिक से काम हो जाना यानी कि आत्मसातकरण, नहीं होगा तो आप नया कुछ करेंगे, होगा समायोजन, और दोनों को मिला करके जब किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आए तो वो इक्विलिब्रेशन, स्लिप ऑफ टंग, सॉरी। तो ये है आपका जीन पियाजे का सिद्धांत, और ये सब पॉइंट्स थे। 2 क्वेश्चन और समझ लीजिए। पियाजे के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है, विकास अवस्था का सिद्धांत, और पियाजे के अनुसार व्यक्ति के किस विकास में उसके जीवन के किस भाग का विशेष योगदान होता है, तो बचपन का विशेष योगदान होता है। तो उम्मीद है आपको जीन पियाजे का सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। बुक में पढ़ना आसान है, दिमाग से समझना उतना ही मुश्किल है। तो मुझे इस बात का कोई संदेह नहीं है कि मैंने आपकी समस्या को दूर कर दिया है। अगर आपने केवल इस वीडियो को 1-2 बार सुन लिया, आपको पियाजे से रिलेटेड कोई क्वेश्चन कभी गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं, स्कीमा, विकेंद्रण, स्कीम्स, मेंटल ऑपरेशन, आत्मसातकरण, समायोजन, साम्यधारण, और ये सारी चीज़ें ही पूछी जाती हैं। वस्तु स्थायित्व, ये सारी चीज़ें ही पूछी जाती हैं, ठीक है। तो ये आपका पियाजे था, यही ख़त्म होता है। एक पॉइंट है इसमें, कंजर्वेशन एक बोलते हैं, कंजर्वेशन एक पॉइंट है, अभी याद आ गया उसको, वही क्योंकि छूटे ना कोई पॉइंट, क्योंकि मैंने कहा ना एक क्लास में सब खत्म। इसमें क्या होता है कि जैसे जो इन्वायरमेंट है, अगर इन्वायरमेंट में कोई चेंज हो रहा है, ठीक है, तो बच्चे के दिमाग में भी कुछ ना कुछ चेंज आएगा, उसको पता चलेगा कि हाँ इसको ठंडी बोलते हैं, उसको गर्मी बोलते हैं, इसको बोलते हैं। और अगर इन्वायरमेंट एकदम स्टेबल है तो उसका दिमाग भी चेंज नहीं होगा, वो कहेगा नहीं यही एक मौसम ही हमेशा रहता है 12 महीना, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि जब कुछ भी बदलाव होगा कहीं पे तो बच्चा उससे उसको सीखेगा।
तो यही चीज़ होती है कंजर्वेशन या संरक्षण। तो ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगेगी तो प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी करवाइए, बढ़वाइए, अच्छे से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो जाए तो मेरा भी मन लगे मैं और अच्छी क्लास लेकर के आऊँ। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे फिर अगली क्लास में। कल हिंदी दिवस है, तो कल आपको हिंदी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कि हिंदी पे अंग्रेजी क्यों हावी हो गई, और हिंदी से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, संविधान में या हिंदी के टॉपिक में, वो सारे कवर करा दूंगा कल। तो कल की क्लास में बनिएगा, फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।